हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना स्टडी जोन पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला को हम क्रमिक रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, इस श्रृंखला में हम आज अध्ययन कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित तीसरा वीडियो है। इससे पहले के दो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा सिंधु घाटी सभ्यता बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं सिंधु सभ्यता की खोज, उसके विस्तार और नगर नियोजन के विषय में। कुछ प्रमुख नगरों और स्थलों के विषय में भी हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में, जैसे कि वहाँ का राजनीतिक संगठन, वहाँ का धार्मिक संगठन, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था, कला, और अंत में हम चर्चा करेंगे सिंधु सभ्यता के पतन के विषय में कि आखिर इतनी विशाल, इतनी डेवलप जो ये सभ्यता थी, इसका पतन कैसे हुआ। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक संगठन के विषय में। तो आइए जानते हैं राजनीतिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता का। तो डॉक्टर R.S. शर्मा के अनुसार यहाँ पे वणिक वर्ग का शासन था, क्योंकि डॉक्टर R.S. शर्मा का कहना है कि यहाँ के जो सैंधव सभ्यता के लोग थे उनका वाणिज्य और व्यापार की तरफ विशेष ध्यान था। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ का जो वाणिज्य था और जो व्यापार था वो बहुत ही उन्नत दशा में था। तो यहाँ के जो वणिक वर्ग था वो ही यहाँ पे शासन किया करता था। तो ये मत किसके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर R.S. शर्मा के अनुसार। हंटर के अनुसार यहाँ पे जनतांत्रिक शासन हुआ करता था। जनतांत्रिक शासन का अर्थ है जनता के लिए किया गया जो शासन होता है, यानी जनता ही शासन करती है जनता के हितों के लिए। उसके बाद अगला है मैके का मत है कि यहाँ पे जनप्रतिनिधि का शासन हुआ करता था। जनता अपना प्रतिनिधि चुनती थी और फिर वो जनता के लिए कार्य किया करता था। अब पिगट के अनुसार यहाँ पे पुरोहित वर्ग का शासन था। तो ये किसके अनुसार है? पिगट के अनुसार। पिगट ने क्या कहा है कि सैंधव सभ्यता में पुरोहित वर्ग का शासन था। अगर देखें तो जो मिस्र की सभ्यता है और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन है, और इन दोनों सभ्यताओं में पुरोहित वर्ग का शासन स्वीकार किया गया है वहाँ पर मिले हुए पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे। लेकिन अगर इसके विपरीत हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखें तो यहाँ पे हमें कहीं भी मंदिर के प्रमाण नहीं प्राप्त होते हैं। तो इससे ये कहना कठिन है कि यहाँ पे पुरोहित वर्ग का शासन रहा होगा। लेकिन फिर भी जो पिगट महोदय हैं, इनका कहना है कि यहाँ पे पुरोहित वर्ग का शासन था। अब सिंधु सभ्यता जो कि एक बहुत ही विशाल भूभाग में फैली थी, तो कुछ विद्वानों का ये भी मत है कि संपूर्ण क्षेत्र अनेक राज्यों व रजवाड़ों में बटा हुआ था और हर राज्य के लिए एक अलग राजधानी हुआ करती थी। जैसे कि सिंध में मोहनजोदड़ो, पंजाब में हड़प्पा, राजस्थान में कालीबंगा और गुजरात में लोथल। ये प्रमुख स्थल हैं जो कि राजधानी के रूप में स्वीकार किए गए हैं। और ये कथन, ये राज्यों और रजवाड़ों की जो बात की है, ये किसने की है? व्हीलर ने। और राजधानियों की जो चर्चा की है वो व्हीलर ने की है कि इन स्थानों पे ये राजधानियां रही होंगी, और जो संपूर्ण क्षेत्र था वो राज्यों और रजवाड़ों में बटा हुआ था। अब हड़प्पा, मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियां कहा है पिगट ने। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये जुड़वा राजधानियां हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन है पिगट का। तो ये तो थी बातें राजनीतिक जीवन के बारे में, जिसमें कि कहा गया है कि यहाँ पे वणिक वर्ग का शासन था। कुछ विद्वानों का मत है कि यहाँ पे जनतांत्रिक शासन था। कुछ विद्वानों का मत है यहाँ पे जनप्रतिनिधि शासन था। पिगट का मानना है कि यहाँ पे पुरोहित वर्ग का शासन था, और व्हीलर का मानना है कि जो संपूर्ण राज्य था वो छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था और हर राज्य के लिए अलग राजधानी हुआ करती थी। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सामाजिक जीवन की तरफ। तो यहाँ का जो सामाजिक जीवन था, इतिहासकारों के अनुसार और मिले हुए पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पे जो समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था। एक था विशिष्ट वर्ग, दूसरा था मध्यम वर्ग और तीसरा था कमजोर वर्ग। जो विशिष्ट वर्ग था उसमें पुरोहित लोग आते थे या जो अमीर व्यक्ति हुआ करते थे उन्हें विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत रखा जाता था। मध्यम और कमजोर वर्ग भी समाज का एक महत्वपूर्ण वर्ग हुआ करता था। अब जो विशिष्ट वर्ग था
वो दुर्ग के ऊपरी भाग में रहते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं वो दो भागों में विभाजित थे। पूर्वी टीला पश्चिमी टीला और पूर्वी जो नगर हुआ करता था, जिसे निचले नगर की संज्ञा दी गई थी। तो जो ये दुर्ग होता था, जिसे गढ़ी या गढ़ के नाम से भी जाना जाता था, यहाँ पे पुरोहित वर्ग या विशिष्ट वर्ग रहा करता था, जो कि पश्चिमी क्षेत्र में हुआ करता था। निचले नगर में व्यापारी, अधिकारी, सैनिक, शिल्पी, ये सभी लोग जो थे, मध्यम वर्ग और कमजोर वर्ग के जो लोग थे, ये निचले नगर में रहा करते थे। अब कुछ स्रोतों से हमें पता चलता है कि यहाँ पे दास प्रथा का भी प्रचलन था। सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था, और यहाँ का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। समाज के मात्र सत्तात्मक होने के जो प्रमाण हैं, या ये किस आधार पे कहा जा सकता है, क्योंकि हमें सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारी नारियों की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो इन मृण मूर्तियों के आधार पे कहा जा सकता है कि यहाँ का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। यहाँ पे घर की जो मुखिया हुआ करती थी वो माता हुआ करती थी, कोई नारी हुआ करती थी। तो इस आधार पे कहा जा सकता है कि यह समाज मात्र सत्तात्मक था। लेकिन अगर इसके विपरीत हम देखें तो लोथल से हमें 3 युगल समाधियों के प्रमाण मिलते हैं, और कालीबंगा से 1 युगल समाधि का प्रमाण हमें प्राप्त होता है। तो इससे इस बात का विरोध भी किया जाता है कि वहाँ पे सती प्रथा का प्रचलन था। तो क्योंकि अगर मात्र सत्तात्मक समाज होगा तो नारियों का सम्मान किया जाएगा, और अगर नारियों का सम्मान जिस समाज में किया जाएगा वहाँ पे सती प्रथा का प्रचलन नहीं होता होगा। तो समाज मात्र सत्तात्मक था, इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं है। अब बात करते हैं आभूषणों की। तो आभूषणों में स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण धारण करते थे। अब स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, तो इसकी पुष्टि कहाँ से होती है? तो इसकी पुष्टि होती है कि वहाँ से जो मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे, और जो मानव कंकाल हमें प्राप्त हुए हैं उसमें जो पुरुष का कंकाल था और जो स्त्री का कंकाल था, दोनों पे ही आभूषण पाए गए हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषणों को धारण किया करते थे। भोजन की अगर बात करें तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार का भोजन वहाँ पे उपयोग में लाया जाता था। मनोरंजन में ये पासे का खेल खेलते थे, नृत्य करते थे और शिकार भी किया करते थे। तो ये तो थी कुछ बातें यहाँ के सामाजिक जीवन के विषय में, कि समाज 3 वर्गों में विभाजित था। जो पुरोहित वर्ग था वो दुर्ग में निवास करता था, और जो सामान्य जन हुआ करते थे वो निचले नगर में निवास करते थे। दास प्रथा का प्रचलन था, मात्र सत्तात्मक समाज था, स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, शाकाहार और मांसाहार दोनों ही प्रचलन में थे, और ये मनोरंजन भी किया करते थे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं सैंधव सभ्यता के आर्थिक जीवन की तरफ। तो आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। तो यहाँ पे जो वाणिज्य और व्यापार था वो उन्नत दशा में था, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कृषि और पशुपालन पे अधिक ध्यान दिया जाता है, और जो नगरीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे व्यापार और वाणिज्य पे अधिक ध्यान दिया जाता है, या उसकी उन्नति वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही जो आर्थिक जीवन था सैंधव सभ्यता का, तो कृषि और पशुपालन भी किया जाता था, लेकिन उससे ज़्यादा जो है शिल्प और व्यापार की तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा हुआ करता था। अब गेहूं और जौ यहाँ के मुख्य खाद्यान्न हुआ करते थे। गेहूं और जौ को मुख्य रूप से उपयोग में भी लाया जाता था, और यहाँ की जो कृषि थी वो बहुत ही उन्नत दशा में थी, क्योंकि यहाँ की जो भूमि थी वो उर्वर हुआ करती थी। क्योंकि सिंधु नदी और सरस्वती नदी में जब बाढ़ आया करती थी तो वहाँ पे वो काफ़ी मात्रा में जलोढ़ मिट्टी को छोड़ जाती थी, तो इससे जो वो मैदान था वो बहुत उपजाऊ हो जाया करता था। तो यहाँ की जो भूमि थी वो उर्वर थी, इसीलिए कृषि उत्पादन भी उन्नत किस्म का हुआ करता था। ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ पे कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था, और यहाँ पे साथ साथ तांबे के औजारों का भी प्रयोग किया जाता था। इस उर्वर भूमि पे जो कि बाढ़ के द्वारा वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी को छोड़ के जो नदी जाती थी, उस भूमि पे कांसे और तांबे के बने औजारों द्वारा कृषि कार्य किया जाता था। सोने और चांदी का प्रयोग भी वहाँ से प्राप्त होता है। अब मनकों का उद्योग हमें इसके उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। लोथल से मनके बनाने का कारखाना मिला है, और चन्हू दड़ों से भी हमें मनके बनाने का कारखाना प्राप्त होता है।
सूत कताई और वस्त्र निर्माण, यहाँ पे सूत की कताई की जाती थी और वस्त्रों के निर्माण का कार्य भी उन्नत दशा में था। मोहनजोदड़ो के विषय में कहा जाता है कि वहाँ मोहनजोदड़ो में वस्त्रों का निर्यात मुख्य रूप से किया जाता था। यहाँ पे आंतरिक व्यापार भी प्रचलन में था और विदेशी व्यापार भी किया जाता था। विदेशी व्यापार के प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कुछ मोहरें हमें प्राप्त होती हैं अलग सभ्यताओं की, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता की मोहरें और खानेदार मनके हमें हड़प्पा से प्राप्त होते हैं और मेसोपोटामिया में हड़प्पा की दर्जनों से भी ज़्यादा मोहरें हमें प्राप्त होती हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी हुआ करता था। यहाँ पे घनाकार बाटों का प्रयोग किया जाता था जो कि 16 के गुणक के थे। सबसे अधिक जो बाट प्रयोग में लाए जाते थे वो 16 के गुणक के हुआ करते थे। फारस की मुहर कहाँ से मिली है, किस स्थान से, तो वो लोथल से प्राप्त हुई है। मेसोपोटामिया से मोहरें, यहाँ मेसोपोटामिया से मोहरें मिली हैं और ये मोहरें कहाँ की हैं, ये हड़प्पा की हैं। क्योंकि सारे फैक्ट लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसीलिए आप सिर्फ सुन लीजिए, सुन के भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मेसोपोटामिया से मोहरें मिली हैं, तो ये मोहरें कहाँ की हैं, ये हड़प्पा की मोहरें हमें मेसोपोटामिया से मिलती हैं और ये दर्जनों से भी ज़्यादा हैं। खानेदार मनके मिले हैं हड़प्पा से, हड़प्पा स्थान से हमें खानेदार मनके मिले हैं और ये खानेदार मनके कहाँ के हैं, तो ये मेसोपोटामिया के हैं। ये खानेदार मनके हमें मेसोपोटामिया के हैं। उस सभ्यता में ये खानेदार मनकों का उपयोग होता था और ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा नामक स्थान से। तो इससे भी पता चलता है कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था। अब यहाँ का जो हड़प्पा का जो व्यापारिक चौराहा था वो था सूत का मेंडोर। सूत का मेंडोर सैंधव सभ्यता में जो मतलब सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, यहाँ का व्यापारिक चौराहा हुआ करता था। तो ये तो थी कुछ बातें यहाँ के आर्थिक जीवन के विषय में। कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यापार, ये मुख्य रूप से यहाँ का व्यवसाय था। मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी और तांबे के औजार भी यहाँ पे उपयोग में लाए जाते थे। सोने चांदी का प्रयोग, मनकों का उद्योग, सूत कताई, आंतरिक और विदेशी व्यापार और कुछ मोहरें हमें विदेशों की भी यहाँ पे प्राप्त हुई हैं और हड़प्पा सभ्यता की मोहरें कुछ अन्य सभ्यताओं से भी प्राप्त हुई हैं, जिससे कि इस बात की पुष्टि होती है कि यहाँ पे विदेशी व्यापार रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ के धार्मिक जीवन की तरफ, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं जिसमें कि हमें मोहरें मिली हैं, कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, कुछ पत्थर की मूर्तियाँ हैं, कुछ कांसे की मूर्तियाँ हैं। तो इससे यहाँ के धार्मिक जीवन के विषय में कुछ प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई लिखित साक्ष्य, धार्मिक जीवन से संबंधित कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। अगर कुछ लिखित सामग्री हमें प्राप्त भी हुई है तो उसे अभी तक नहीं पढ़ा गया है, तो यहाँ के बारे में कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। सिर्फ मिले हुए पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे मातृ देवी की पूजा होती होगी, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में स्त्रियों की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ पे मातृ पूजा होती रही होगी। पशुपति पूजा, अब यहाँ पे पशुपति पूजा का भी प्रचलन था, क्योंकि मोहर जो प्राप्त हुई है उस पे एक पुरुष है जो कि एक चौकी पे ध्यान मुद्रा में बैठा है और उसकी जो आंखें हैं वो आधी खुली हुई हैं और वो केंद्रित हैं उसकी नाक पे, और उसके आजू बाजू सब पशु बैठे हुए हैं, तो इसीलिए उन्हें नाम दिया गया है पशुपति नाथ। और इनकी जो तुलना है वो आदि रूप शिव से की गई है। तो विद्वानों का मत है कि यहाँ पे पशुपति की पूजा भी ये लोग करते रहे होंगे। पशु पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा, इन सब के प्रमाण भी हमें मोहरों से प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ की जो मोहरें हमें प्राप्त हुई हैं वहाँ पे पशुओं के चित्र, वृक्षों के चित्र और जल को भी वहाँ पे दर्शाया गया है। अब यहाँ से योग की संकल्पना, यानी योग का जो प्रारंभ माना जाता है वो यहाँ से माना जाता है, क्योंकि यहाँ से एक योगी की मूर्ति भी हमें प्राप्त हुई है। यहाँ पे मूर्ति पूजा का भी प्रचलन था, क्योंकि यहाँ से कुछ मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जिन पे कि धुएं के निशान देखने के लिए मिलते हैं। तो इससे इतिहासकारों का मत है कि यहाँ पे इन मूर्तियों की पूजा के लिए कुछ ऐसी वस्तु को जलाया गया होगा जिससे धुआं निकला होगा और वो धुएं के निशान इस पे छप गए होंगे। तो इससे मूर्ति पूजा का भी यहाँ पे जो है हमें प्रमाण प्राप्त होता है। अग्नि पूजा भी यहाँ पे हुआ करती थी, और जो सैंधव सभ्यता के लोग थे वो भूत प्रेतों में विश्वास किया करते थे।
क्योंकि यहाँ से हमें भारी मात्रा में ताबीजें प्राप्त होती हैं। तो इससे पता चलता है कि सैंधव सभ्यता के लोग भूत प्रेतों में विश्वास किया करते थे। अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार के हमें यहाँ से तीनों उदाहरण प्राप्त होते हैं, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। ये तीनों उदाहरण हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं अंत्येष्टि संस्कार के। परलौकिक जीवन में विश्वास, अब जो यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, जो अंत्येष्टि संस्कार के पुरातात्विक स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं, तो उससे पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे उनका परलौकिक जीवन में विश्वास हुआ करता था, क्योंकि कलश के साथ, मानव के शरीर के साथ उसके उपयोग में आने वाली चीज़ों को भी उसके साथ दफनाया गया था। तो इससे पता चलता है कि उसका परलौकिक जीवन में विश्वास था। समाधिकरण के तीनों प्रकार हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। रोपड़ में आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण हमें प्राप्त होता है। तो ये प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? तो ये रोपड़ से, जो कि पंजाब में स्थित है। तो यहाँ पे आदमी के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं कला के विषय में। सिंधु घाटी सभ्यता के कला के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से प्रस्तर मूर्तियाँ, हमें बहुत अधिक संख्या में प्रस्तर मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। मोहनजोदड़ो से सेलखड़ी की खंडित पुरुष की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि 19 सेंटीमीटर उसका आकार है। धातु की मूर्तियां भी हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांसे की मूर्ति हमें प्राप्त होती है, जो कि जिसका आकार है 11.5 सेंटीमीटर इसका आकार है, और ये एक नग्न मूर्ति है। ये जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, इसके शरीर पे सिर्फ आभूषण है, आभूषण के अलावा ये एक नग्न मूर्ति है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, और ये मूर्ति बनी है कांसे की। मृण मूर्तियां भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। स्त्री और पुरुष दोनों की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन पुरुषों के अगर पुरुषों के कंपैरिजन में देखा जाए तो स्त्रियों की मूर्तियां यहाँ पे अधिक संख्या में प्राप्त होती हैं। मोहरे यहाँ पे अधिक मोहरे भी प्राप्त हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा मोहरे यहाँ पे सेलखड़ी की हैं। मोहरों की संख्या सेलखड़ी में सबसे अधिक है। लोथल व देशलपुर से तांबे की मोहरें भी हमें प्राप्त होती हैं। तो तांबे की मोहरें कहाँ से प्राप्त होती हैं? लोथल व देशलपुर से। अब यहाँ पे जो मृदभांड हैं, ये लाल और गुलाबी रंग के हैं, जिन्हें काले रंग से अलंकृत किया गया है, और इन पे काले रंग से इनको सजाया गया है, अलंकरण काले रंग से किया गया है, और इनका जो रंग है वो लाल और गुलाबी है। अब सिंधु सभ्यता की जो लिपि है, या जो यहाँ की भाषा थी, लिखित भाषा, इसे आज तक नहीं पढ़ा गया है, लेकिन इसमें फिर भी इसे समय समय पे इसे पढ़ने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे जो लिपि है, इस पे 400 से 500 शब्दों का प्रयोग किया गया है, और ये चित्राक्षर है। अगर पूछा जाता है कि सैंधव सभ्यता की लिपि कैसी है, तो ये चित्राक्षर है, इसे पिक्टोग्राफ तरह की इनकी लिपि है। तो इसमें यू आकार का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया है। अंग्रेजी का जो यू आकार का अक्षर होता है, अल्फ़ाबेट होता है, उसका प्रयोग इनमें सबसे ज़्यादा किया गया है। और यहाँ पे मछली का जो चित्र है वो दाएं से बाएं बना है। और एक और विशेषता है इस लिपि की, कि इस लिपि को पहली जो पंक्ति है इस लिपि की, वो दाएं से बाएं लिखी गई है, और जो अगली पंक्ति है वो बाएं से दाएं लिखी गई है। तो ये ही क्रम इस लिपि का है, जिसे कि गोमूत्रिका कहा जाता है। तो इस विधि को, जो कि पहले दाएं से बाएं लिखी गई है, फिर बाएं से दाएं लिखी गई है, तो इस विधि को क्या कहा गया है? गोमूत्रिका। तो ये थी कुछ विशेषताएं सैंधव सभ्यता की कला के विषय में। तो इतने विस्तार से फैली हुई इस सभ्यता का अचानक से अंत कैसे हो गया? तो आइए उन कारणों को हम जान लेते हैं। तो बात करते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के विषय में। क्योंकि ये एक विस्तृत रूप से फैली हुई सभ्यता थी, तो अचानक से सिर्फ बाढ़ के कारण, या सूखा पड़ने के कारण, या जलवायु में परिवर्तन के कारण, किसी एक कारण को हम इसके पतन का कारण नहीं मान सकते हैं। तो देखते हैं बाढ़। मैके के अनुसार चन्हूदड़ो जो नगर था, तो मैके के अनुसार इस नगर में बाढ़ आई होगी और ये नगर नष्ट हो गया होगा। मार्शल के अनुसार मोहनजोदड़ो, मार्शल ने माना है कि मोहनजोदड़ो में के पतन का जो कारण था वो बाढ़ था। इनके अनुसार मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई होगी, क्योंकि जब मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया था तो वहाँ पे 7 परतें मिली थी। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई और उस नगर को फिर दोबारा बसाया गया होगा। R.S. राव के अनुसार लोथल में
जो विनाश हुआ होगा या जो लोथल नगर है उसका पतन हुआ होगा वो बाढ़ के कारण हुआ होगा। अब कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ पे आर्यों का आक्रमण हुआ होगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद, क्योंकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, उसके पतन के बाद उसके ऊपर जो सभ्यता विकसित हुई है वो एक ग्रामीण सभ्यता है जो कि हमारी वैदिक सभ्यता है। और वैदिक सभ्यता के जो जन्मदाता हैं वो आर्यों को माना जाता है। तो जो व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और पिगट हैं, इनका मत है कि इस सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ होगा। अब कुछ विद्वानों का मत है कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, तो यहाँ की जो सभ्यता है उसका धीरे धीरे विनाश हो गया होगा। कुछ परिवर्तन है भूतात्विक परिवर्तन, इसके कारण भी सभ्यता का पतन माना जाता है, जैसे कि नदियों का मार्ग बदल देना। तो नदियों का मार्ग बदलने से वहाँ के जो लोग हैं वहाँ के लोगों को पीने का पानी और कृषि कार्य के लिए जल उपलब्ध नहीं होता था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है हड़प्पा सभ्यता के पतन का। प्रशासनिक शिथिलता, ये भी एक मुख्य कारण माना जाता है कि इस सभ्यता का पतन हो गया होगा, क्योंकि प्रशासनिक शिथिलता, क्योंकि प्रारंभिक जब हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं, जो वहाँ का नगर नियोजन है या जो घरों की संरचना थी, उसमें देखा जाता था कि वहाँ पे पक्की हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन बाद के जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे, वहाँ के घरों की ईंटों में कच्ची ईंटों का उपयोग किया जाने लगा था। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ का जो प्रशासन था वो शिथिल होने लगा था। तो ये भी एक कारण होता है किसी सभ्यता के पतन का। महामारी, कुछ इतिहासकारों का मत है कि यहाँ पे कोई महामारी फैली होगी जिस वजह से यहाँ की जो सभ्यता है उसका पतन हो गया होगा। अदृश्य गाज, रूसी विद्वान हैं दिमित्रियेव, इनका मत है कि यहाँ पे अदृश्य गाज के कारण या फिर कोई रासायनिक विस्फोट हुआ होगा, उसके कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई होगी। अदृश्य गाज में जैसे कि किसी स्थान का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है 15,000 डिग्री सेल्सियस तक, और आसपास जो भी होता है वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ये मत है, रूसी विद्वान है दिमित्रियेव, इनका मत है कि अदृश्य गाज के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। तो ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण मत सिंधु सभ्यता के पतन को लेके, लेकिन सिर्फ एक ही कारण को हम इसके पतन का कारण नहीं मान सकते, बल्कि ये सभी कारण सम्मिलित रूप से जिम्मेदार हैं इस विशाल सभ्यता के पतन का। तो उम्मीद करूंगी ये पूरा सिंधु सभ्यता का जो वीडियो है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, अगर वो इस चर्चा में हमसे छूट गए हैं तो उन्हें हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे।